बार के बजट से आकांक्षाएं बहुत हैं और इस बार के बजट में क्या खास होगा, क्या मिडिल क्लास के लिए इसमें बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे पहले यानी बजट पेश होने से 24 घंटे पहले दिए, उसके बाद से लगातार तमाम जो मिडिल क्लास के लोग हैं, तमाम जो आम लोग हैं जिनकी पॉकेट पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है पुराने बजट के चलते, उनको काफी ज्यादा राहत की यहां पर उम्मीद है। लेकिन अब देखना होगा। फिलहाल देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये उस समय की तस्वीरें जब रवाना हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। उनके हाथ में आपने वो लाल आईपैड भी देखा, बही खाता आपने देखा, और इस बही खाते में क्या खास है, क्या जनता के लिए छुपा हुआ है, क्या जनता की अपेक्षाएं इसके जरिए पूरी होंगी, और जो प्लेन बजट पहले रहा। और देखिए तस्वीरें आप देखिए, मधुबनी साड़ी पहनी हुई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, और हाथ में उनके आपको लाल आईपैड नजर आ रहा है, वो बही खाता जिसके जरिए जनता को राहत मिलेगी या नहीं, ये देखना होगा। फिलहाल ये फोटो आपकी तस्वीरें जहां पर आपको निर्मला सीतारमण नजर आ रही हैं, और इसी के साथ वित्त मंत्रालय के तमाम अन्य प्रबुद्धजन आपको नजर आ रहे हैं। और राष्ट्रपति से मिलने जब पहुंची वित्त मंत्री तब की ये तस्वीरें हैं, और राष्ट्रपति की ओर से इस बजट को मंजूरी दी गई। उसके बाद अब जो अपडेट है वो ये है कि लगातार फिलहाल जो है कैबिनेट की बैठक चल रही है। कैबिनेट की बैठक में इंतजार है कि इस बजट को मंजूरी मिले, और उसके बाद ये बजट जो है वो जनता के लिए पढ़ा जाएगा। क्या कुछ इसमें खास होगा, क्या कुछ इसमें देखने को मिलेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प। और आपको बता दें वो वाक्य जो बताएंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें आप देखिए जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब राष्ट्रपति के पास पहुंची तो किस तरीके से जो है उनके बीच में मुलाकात हुई, मुंह मीठा कराया गया। और ये जनता के लिए भी बड़ा दिन है, मोदी सरकार के लिए भी बड़ा दिन है। तो देखिए बजट पर चर्चा लगातार जारी है और इंतजार किया जा रहा है कि बजट में क्या कुछ खास होगा, क्योंकि जनता को तमाम उम्मीद है। लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब राष्ट्रपति से मिलने पहुंची, और इस बीच तमाम हमारे मेहमान भी जुड़ गए हमारे साथ, उनसे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस बजट में क्या कुछ खास होगा उनसे इस बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर अनुपमा श्रीवास्तव अर्थशास्त्री हैं, जुड़ गए हैं, और मनोज कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, और दिनेश सक्सेना अर्थशास्त्री के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। देखिए सबसे पहले अनुपमा जी आपके पास ही आऊंगी। देखिए जिस तरीके से अर्थशास्त्री होने के तौर पर आप इस बजट को ज्यादा तरीके से अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि पुराना बजट जो रहा, अंतरिम बजट काफी प्लेन बजट रहा, लेकिन इस बार इस बजट में क्या चीजें होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आप देखती हैं। सबसे पहले ये आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतरिम बजट के बाद ये एक फाइनल बजट पेश होने जा रहा है। इसमें 5 मुद्दे हैं जो कि सरकार को देखने चाहिए, और ये हमारी प्रत्याशाएं भी इन 5 क्षेत्रों में सबसे ज्यादा हैं। सबसे पहला क्षेत्र जिससे कि मैं भी जुड़ी हुई हूँ वो है शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ चीजें सरकार ने बढ़ाने की कोशिश की हैं, जैसे ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 2030 तक सरकार कह रही है कि हम पूरे तौर पर सबको इनरोल कर लेंगे इस एजुकेशन सिस्टम में। हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020 में, उसमें भी कई ऐसे कंपोनेंट्स जोड़े गए हैं जिनसे कि हम कह सकते हैं कि जैसे इंटर्नशिप का कंपोनेंट जोड़ दिया गया, स्किल डेवलपमेंट का कंपोनेंट जोड़ दिया गया है। लेकिन हमारे पास क्या जो क्वालिटी ऑफ टीचर्स है वो एक ऐसा मुद्दा है जिसपे कि सरकार को बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि जो शिक्षक हैं क्या उनकी गुणवत्ता इसको इंश्योर कर सकती है जो हम कोशिश कर रहे हैं इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लाने की। तो एक ये अहम मुद्दा होता है कि हम कैसे वो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स तैयार करें, वो कैसे हम
जो शिक्षक हैं जो कि बच्चों को शिक्षा देने के लिए रखे जा रहे हैं, क्या उनमें ये पूरे तौर पर ये चीजें लागू हो सकती हैं? साथ साथ जब हम बात करते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी की, क्योंकि अब तकनीकी शिक्षा पे भी बहुत जोर है और 4.0 हम कहते हैं इसको, मतलब कि सारे तौर पर जो शैक्षिक स्तर है वहां पे हम तकनीक को यूज कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन को यूज कर रहे हैं। तो क्या हमारे शिक्षक इतने वो हैं कि वो उस शिक्षा को वो कर सकते हैं? क्योंकि अभी देखने में ये आ रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ टीचर्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे जो पुराने शिक्षक हैं वो इसके लिए तैयार नहीं है कि आप इस तरह की टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करें, ना तो वो सीखने के लिए तैयार है। तो गवर्नमेंट सरकार कैसे उन्हें प्रेरणा दे कि वो इस चीज को करें, और ये चीजें भी जरूरी हो जाएंगी। इसके साथ में जो दूसरा मुद्दा है वो है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम बहुत ज्यादा लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कैटलिस्ट के तौर पर काम कर रहा है हमारे देश में, और हम लोग सभी लोग इसके मतलब उसमें भी हैं फेवर में। लेकिन एक अर्थशास्त्री होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगी कि एआई से ऐसा ना हो कि जो हमारी एक अर्थव्यवस्था जो कि लेबर सरप्लस इकोनॉमी कही जाती है, उसमें कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट होने लगे, मतलब जो बेरोजगारी है वो और बढ़ जाए। तो हमें इसको इस तरह से यूज करना है कि जैसे कोर्ट, मैं एक एग्जांपल दूंगी आपको कि मान लीजिए कोर्ट व्यवस्था है, तो कोर्ट व्यवस्था में जो एआई है उसका इंट्रोडक्शन इस तरीके से होना चाहिए कि जो लोग हैं उनको ये शिक्षा दी जा सके कि वो एआई का यूज कैसे लॉजिस्टिक रूप में कर रहे हैं। ये नहीं कि हमने एआई ला दिया और उसके बाद वो लोग जो है वो सारे डिस्प्लेस हो गए या उनका रोजगार खत्म हो गया। इस चीज पे भी सरकार को बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और हम सारे अर्थशास्त्री या जो भी समाज से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं उनको ये देखना होगा कि ये चीज कैसे हम एआई का एक कैटलिस्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, खाली इसलिए नहीं कि हम आंख बंद करके यूज करें। कहना है कि इम्प्लीमेंटेशन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, कि आप सिर्फ बोलने से नहीं बल्कि उसको किस तरीके से धरातल पर उतारना है उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हमारे साथ मनोज जी भी लगातार जुड़े हैं। मनोज जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, इस बजट से उम्मीदें जो है वो बहुत ज्यादा है और जरूरत है कुछ कॉन्क्रीट करने की, जैसे कि हमारे साथ जो अर्थशास्त्री जुड़ी हुई है अनुपमा जी, उनकी ओर से भी कहा गया कि कंक्रीट करने की जरूरत है कि धरातल पर वो चीज दिखाई दे। और खासकर एमएसएमई सेक्टर के लिए बात की जाती है, स्टार्टअप्स की, इस क्षेत्र में क्या करने की जरूरत है? क्योंकि हम देखते हैं कि लोन आवंटन में अभी भी बहुत ज्यादा मुश्किलें लोगों को होती है, तो इस क्षेत्र में क्या जरूरी करने की जरूरत है? मनोज जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आपकी आवाज आ रही है। मनोज जी, मेरा सवाल था एमएसएमई सेक्टर्स के लिए कि क्या करने की जरूरत है, क्योंकि फिलहाल जैसे कि हम वर्तमान स्थिति में देखते हैं कि अभी भी लोन आवंटन में मुश्किलें होती हैं। आपने सही बताया कि जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है और उसमें एसएमई को बहुत ऐसा सेक्टर माना जा रहा है कि यहाँ पे लोगों को जॉब नौकरी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो सरकार को बखूबी जो है इस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार जो नॉर्मली जो है कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है उस पे ज़्यादा फोकस अब तक करते आ रही है, जिसके कारण ये है कि जो लेबर कंपोनेंट वाला एरिया है, जैसे एजुकेशन, मैडम ने भी बताया, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, ये दो एरिया ऐसा है जहाँ पे ज़्यादा रोजगार मिलता है। तो सरकार का जैसे रुख जो रहा है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात करें, चाहे रेलवेज हो, ब्रिजेज हो, पावर सेक्टर हो, आईटी सेक्टर हो, इस सेक्टर में सरकार जो है ज़्यादा ध्यान दे रही है। लेकिन जिस तरह से अभी जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक ह्यूज प्रॉब्लम है हमारे यहाँ अभी के समय के लिए, तो इसको लेकर के ये देखना पड़ेगा कि फाइनेंस मिनिस्टर आज जो बजट में इसको लेकर के क्या वो काम कर रही हैं। वहीं अगर शिक्षा की अगर बात करें तो नॉर्मली ये बोला जाता है कि लगभग 6% ऑफ द जीडीपी इसमें ध्यान देना चाहिए, लेकिन अब तक जो है लगभग 3% के आसपास रहा है। वहीं हेल्थ सेक्टर में 3% ऑफ द जीडीपी बोला जाता है, वहाँ पे मात्र 1.3% जीडीपी ही ध्यान दे रही है। इसके साथ साथ आप मिडिल क्लास हो चाहे नौकरी पेशा वाले जो भी लोग हैं वो भी ध्यान लगाए बैठा हुआ है कि इनकम टैक्स का जो स्लैब है जो 7 लाख रुपया रखा गया है, क्या इसे ये बढ़ाया जाएगा।
ताकि कुछ लोगों को इसमें भी बेनिफिट आ जाएगा। जो होम लोन की अगर हम बात करें, इसको लेकर के भी सरकार क्या कुछ डिसीजन देने वाली है, जिससे जो भी होम लोन लेना चाहे उनको कुछ बेनिफिट मिले। तो ये सब एरियाज है। जैसे LIC को लेकर के भी लोगों में बहुत ही एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम द गवर्नमेंट के कि वो भी कुछ इसमें रिबेट दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ओर आकर्षित हो। तो बहुत से ऐसे एरियाज है, जैसे फार्म सेक्टर की अगर हम बात करें, इसमें भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। आप आजकल देख रहे हैं कि रेन अनसीजनल जो है रेन हो जा रहा है, इससे जो है फार्म जो भी प्रोडक्शन है उसका भी उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये सब एरिया है, सभी लोग आशा लगाए हुए हैं कि सरकार जो है इस डायरेक्शन में काम करे, खास करके बेरोजगारी को लेकर के और प्राइस राइज को लेकर के। अभी अगर इकोनॉमिक सर्वे की अगर हम बात करें तो इसमें ये बोला गया है कि कंज्यूमर का डिमांड जो है वो घटा है। तो और खास करके ये जो है सिटीज में ज्यादा घटा है। रूरल एरिया में तो बताया जा रहा है कि थोड़ा ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी कंज्यूमर का डिमांड जो है वहाँ भी बढ़ाने की जरूरत है। तो कैसे बढ़ेगा? अगर उसको बढ़ने के लिए ये कहा जाता है कि जो मनरेगा स्कीम है, इसमें अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है तो लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, परचेजिंग पावर लोगों का बढ़ेगा, लोग एजुकेशन में, हेल्थ में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इससे जो है हमारा इकोनॉमी जो है वो बढ़िया होगा। बिल्कुल। और इकोनॉमी के लिए जो है लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के पायदान पे हम खड़े हैं और तीसरे पर जाने के लिए अग्रसर हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका मलिक भी जुड़ गई, शिक्षाविद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रियंका जी। लेकिन उससे पहले दिनेश जी आपके पास आऊंगे। देखिए, एक लार्जर स्केल पर बात की जाए, विकास दर की बात की 2024-25 में 6.4 ये रहा और आने वाले समय के लिए जो है प्रोजेक्शन देखा जा रहा है वो 6.3 से लेकर 6.8 तक देखा जा रहा है। लेकिन सपना जो भारत देखता है विकासशील से विकसित भारत तक का, उसके लिए लगभग 8 के आसपास विकास दर होना चाहिए और लगभग 2-3 दशक तक जो है इसे ही मेंटेन करके रखना होगा। उसकी क्या कुछ छवि आपको इस बजट में देखने को मिल सकती है? क्योंकि चुनौती बहुत ज्यादा बड़ी है, फ्रीबीज बांटने की चुनौती है, तो एक उस तराजू में बैलेंस लाने की जरूरत है। सरकार किस तरीके से इसमें बैलेंस लाने का प्रयास करती हुई आपको नजर आ रही है? आपका कहना सही है कि अगर हम चाहते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज के उसमें हम आ जाएं तो उसके लिए जरूरी है कि 8% ग्रोथ हमें लाना पड़ेगी। डेफिनेटली इट इज नॉट पॉसिबल इन द नियर फ्यूचर, बट हम कोशिश करेंगे, सरकार कोशिश करेगी कि 8% रखी जाए। दूसरा एक और जो है, हम भूल जाते हैं कि जब हम बजट पर डिस्कशन करते हैं तो केवल ये नहीं है कि हम केवल लोअर मिडिल क्लास या इनकम टैक्स की बात करें, हमें ओवरऑल पिक्चर देखना पड़ता है। उसमें अगर हम देखें तो हमें एग्रीकल्चर उसमें ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए जो हमें सरकार उनको सहायता देती है उसको बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा बहुत। इसी प्रकार से एजुकेशन, उस पर ध्यान पड़ेगा। जैसा हमें पता है कि हम इस पे जितना करना चाहिए, इट शुड बी एटलीस्ट 5 to 6%, लेकिन एट द मोमेंट इट इज ओनली बिटवीन 2.5 to 7.3% मैक्सिमम। तो उस पर साथ में सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे कंट्रीज में कई सालों से तो ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ पिछले टाइम से FDI जो है वो हमारा घट रहा है, यानी बाहर से जो इन्वेस्ट हो रहा है वो घट रहा है। दूसरी ओर सबसे वरीसम ये है कि हमारे यहाँ से जो फॉरेन कंट्रीज में हमारा इन्वेस्टमेंट है वो जा रहा है। इसका मतलब है कि समथिंग ड्रास्टिक हैज टू बी डन, और ये जो है बहुत जरूरी है कि उसके लिए सरकार कोशिश करे कि हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं न केवल इंटरनल बल्कि बाहर वाले भी यहाँ हमारे यहाँ आकर्षित हों। दूसरी ओर जैसा हमारे अनुपमा जी ने कहा था कि हमारे जो चेंजेस हो रहे हैं, एडवांसमेंट हो रहा है, उसमें कुछ लोग रजिस्ट करते हैं, लेकिन दीज थिंग्स डू एग्जिस्ट, शुरू में होती हैं। मैंने भी 40 years कॉलेज में पढ़ाया है एंड आई गॉट रिटायर्ड इन द ईयर 2012। तो मैंने देखा है कि शुरू में रेजिस्टेंस होता है, लेकिन धीरे धीरे दे टेंड टू ओवरकम दैट। तो हम उम्मीद करते हैं कि न केवल हम जो है एग्रीकल्चर में, हेल्थ में, डिफेंस में और साथ में हम एक्सपेंडिचर के हिसाब से देखें तो दूसरी फील्ड में FDI में और हमारे इन्वेस्टमेंट में बैलेंस लाना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके लिए बहुत ही मुश्किल कट टफ होता है बैलेंसिंग एक्सरसाइज। एक को देने पर हमें सोचना पड़ता है दूसरे
का हम कम कर रहे होंगे तो ये तभी पॉसिबल, जब ओवरऑल ग्रोथ होगी तो हर एक के फेवर में कुछ कुछ ज्यादा मिलेगा। लेकिन इस बार हमें उम्मीद है कि मिडिल क्लास, स्पेशली जो इनकम टैक्स ग्रुप है, उसको कुछ ना कुछ उसको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि चारों तरफ से इतना घिर चुका है कि जैसा कईयों ने कहा है कि अपनी इनकम का डायरेक्ट इनडायरेक्ट जीएसटी सब मिला के मोर देन 54% हमारी इनकम का उसी में निकल जाता है। तो जब तक उनके पास बचेगा नहीं तो कंज्यूमर्स की डिमांड नहीं बढ़ेगी, और वो बहुत जरूरी है कि डिमांड बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट अपने आप बढ़ेगा। तो ये सब चीजें हमारी वित्त मंत्री ने ध्यान रखी होंगी। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ पॉजिटिव जरूर निकल के आएगा, भले ही वो सेकंड पार्ट में पता लगता है जब वो पार्ट बी शुरू होगा बजट का, वो करीब 12 बजे के बाद आएगा। लेकिन हमें काफी होपफुल हैं, काफी पॉजिटिवली हम सोच रहे हैं, और ऐसा उम्मीद है ऐसा ही होगा। बिल्कुल, देखिए उम्मीदें तो कई हैं, लेकिन देखना होगा बही खाते में क्या है, जनता के लिए कौन सा पिटारा खुलता हुआ नजर आता है। हमारे साथ प्रियंका मलिक भी लगातार जुड़े हैं। प्रियंका जी, आपके पास आऊंगी। देखिए उम्मीदों पर कितना खरा ये बजट उतरता है, क्योंकि देखिए तमाम तरीके की मांगे हैं, चाहे वो टैक्स स्लैब में बदलाव करने की बात हो, लेकिन सवाल ये कि क्या इतना बड़ा बदलाव करना पॉसिबल हो पाएगा। 10 लाख तक के लिए जो है टैक्स फ्री करने की जो है बात फिलहाल कही जा रही है, और जो हिंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी गई वो कहीं ना कहीं इस पर एक ठप्पे के तौर पर भी देखी जा रही है। तो इज इट पॉसिबल? निशु जी, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे आपने बोला मिडिल क्लास इनकम, एंड मेरे जो सहयोगी हैं वो लोग भी बार बार बोल रहे हैं मिडिल क्लास इनकम सबसे ज्यादा मारा हुआ है इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के टेन्योर में। उनको कोई राहत कभी मतलब मिल नहीं रही। वो हर बार ये सोचते हैं कि उनको राहत मिलेगी, लेकिन उनको मिल नहीं रही है। और आपको पता है कि इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए जो है परचेजिंग पावर कंटिन्यूसली कम होती जा रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि मैं एक शिक्षाविद हूँ, और मैं ये भी देखना इस पे ध्यान देना चाहूंगी, बताना चाहूंगी कि जब किसी भी हम डेवलप, बिकॉज बार बार हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो बार बार बोल रहे हैं कि हम विद इन 3 years 4 years हम जो है डेवलप कंट्री बनेंगे। लेकिन डेवलप कंट्री तब तक नहीं बना जा सकता है जब तक कि शिक्षा पे ध्यान ना दिया जाए, जिसके लिए बजट में हमारी कंट्री मतलब बहुत कम कंट्रीब्यूशन एक्चुअली उनका है। 2 to 3% अगर हम जीडीपी में एजुकेशन सेक्टर को दे रहे हैं, तो आप ये बताइए कि हमारा जो आगे आने वाला फ्यूचर है वो किस तरीके से विकसित होगा, क्योंकि ये एक शिक्षा जो है वो एक नींव है किसी भी देश की। और हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, शिक्षा की जरूरत स्पेशली इंडियन कंट्री में, जहां पर कि बहुत ज्यादा लोग अनएजुकेटेड भी हैं और एजुकेटेड भी है, उनके बीच में एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा आज की जो कंपटीशन है वो पूरे दुनिया से है, केवल इंडियन एमएनसीज या इंडियन ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है। तो जब तक हमारा जो युवा है वो पढ़ेगा नहीं, तब तक तब तक हम आगे विकसित हो ही नहीं सकते। इसीलिए मैं बोल रही हूँ मिडिल इनकम ग्रुप को राहत देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। आप लोअर इनकम ग्रुप को तो फ्रीबीज का जो है लॉलीपॉप गवर्नमेंट जो दे वो कंटिन्यूसली दे जा रही है। अब आप देखिए सारी सरकारों ने यही काम करना शुरू किया है कि वो हर एक को, मतलब जो लोअर इनकम ग्रुप है उनमें फ्रीबीज दिए जा रही है डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर। लेकिन व्हाट अबाउट इन मिडिल इनकम ग्रुप, जो कि वो हर तरीके से मर रहा है। दूसरा, शिक्षा पे आपका परसेंटेज जीडीपी का बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा युवा बहुत पीछे रह जाएगा। आगे आने वाली जनरेशंस बहुत सालों तक आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और एआई का जिक्र अनुपमा जी ने भी किया था। अनुपमा जी, देखिए प्रेशर फील हो रहा है मिडिल क्लास के ऊपर, और बार बार हर कोई इस बात का जिक्र कर रहा है कि मिडिल क्लास हर ओर से पिसती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। और जो बात, मैं उस बात को दोबारा दोहराना चाहूंगी, आपको बता दूं, देखिए 5 जुलाई 2019 को जब निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट पेश किया था, तब उन्होंने कहा था कि यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट में भी चिराग जलता है। तो इस बार कौन सा चिराग जलता हुआ आपको नजर आ रहा है, या आप उम्मीद लगाए बैठी है? क्योंकि इतना बड़ा बदलाव होना, 10 लाख तक की इनकम पर टैक्स फ्री उसे करना एक बड़ा डिसीजन और एक बोल्ड डिसीजन होगा। उसके बाद तराजू को
इक्वल करना मुश्किल सरकार के लिए हो जाएगा? हाँ, सही कहा आपने, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो अभी समझ में आ रही है और ये अपेक्षा भी है कि जो क्रेडिट स्कीम्स चल रही हैं हमारे युवा वर्ग के लिए, जैसे एमएसएमई का आपने जिक्र किया था अभी शुरू में, एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत सारी स्कीम्स अभी गवर्नमेंट ने चलाई, जैसे मुद्रा योजना है या आपकी यूएलआई है, यूनिवर्सल लेंडिंग इंटरफेस, ये भी शुरू करने की बात हो रही है आरबीआई के द्वारा। तो बट इन चीजों में प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी हो रहा है, वित्तीकरण जो हो रहा है, इसकी वजह से जो हमारा एक ट्रेडिशनल रोल था फॉर लेंडिंग, उसको रियल सेक्टर जिसको हम बोलते हैं, वो रियल सेक्टर को पूरे तौर पर फाइनेंशियल सेक्टर ने अपने कब्जे में कर लिया एक तरह से। तो ये एक थ्रेट है फॉर द कंट्री, क्योंकि जब आपका फाइनेंशियल सेक्टर इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो रियल सेक्टर को के ऊपर हावी हो जाता है, तो मिडिल इनकम ग्रुप के ऊपर प्रेशर बनने लगता है। और यही चीज यहाँ पे हो रही है। हमको ये देखना होगा कि ये फाइनेंशियलाइजेशन जो हो रहा है, ये थ्रेट ना पैदा करे हमारे वित्तीय संस्थाओं के लिए, जो कि ऑलरेडी एक ट्रेडिशनल रोल में काम कर रही थी। तो इसको जो रिस्क इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको देखना पड़ेगा कि कैसे हम ऐसे पॉलिसी मेजर्स या नीतियां ऐसी लाएं जो कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट इसका आ रहा है उसको वो कर सकें। जैसे कोलैटरल सिक्योरिटी की बात बहुत ज्यादा आप करते हैं, तो इस तरह की जो चीजें हैं, इसकी वजह से जो एक हमारा मिडिल क्लास है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहा है। तो या युवा वर्ग जो है उसका, हम चाहे वो एजुकेशन लोन हो, चाहे वो मुद्रा लोन हो, चाहे वो कोई भी लोन हो, उससे रिलेटेड जो ब्याज दर है, जो चीजें हैं, वो इतनी ज्यादा हो गई हैं कि उससे डायरेक्ट एक प्रेशर फील कर रहा है एक मिडिल इनकम ग्रुप। तो हमको इन चीजों पे बहुत ध्यान देना होगा कि ये जो योजनाएं चल रही हैं, मतलब वित्तीकरण हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। चाहे वो आपका यूपीआई की स्कीम हो, चाहे वो डीबीटी की स्कीम हो, चाहे वो पेटीएम हो, मतलब जितनी भी चीजें हम इस समय चला रहे हैं, लेकिन इसके साथ में जो फाइनेंशियलाइजेशन से इन्वॉल्व रिलेटेड रिस्क हैं, इनको भी आपको सोचना होगा और उनको टैकल करने की नीतियां बनानी पड़ेंगी। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसपे कि बजट में कहीं ना कहीं ये चीजों पे ध्यान देना होगा। बिल्कुल, दूसरी चीज जो भी है, बिल्कुल अनुपमा जी, देखिए तमाम चीजें हैं, इन पर ध्यान देने की जरूरत है। और एजुकेशन की बात प्रियंका जी ने की, इट एक्चुअली प्लेज अ वेरी वाइटल एंड इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी। लेकिन देखना होगा इस बजट में क्या कुछ खास होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए।